हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस क्लासेस। आई एम गौरव सोइन और आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस पे हार्दिक स्वागत है। और आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं दैट इज़ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन एंड इन दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस the properties as well as the relevance of binomial distribution, and we are going to calculate certain questions also. We are going to do numericals also. So अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट हम आपको देना चाहते हैं वो फटाफट आपको मिल जाए। और टेलीग्राम चैनल भी है हमारा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। कोई क्वेरी हो, पीडीएफ्स चाहिए आपको, हम लोग वहाँ पे आपको प्रोवाइड करवा देते हैं। सक्सेस क्लासेस ऐप भी है, आप उसको गूगल प्ले स्टोर में सर्च करके फाइंड आउट करके जो है डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें हम सारे वीडियोस और पीडीएफ्स एक्यूमुलेटेड मैनर में आपको प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे आप लोग जो है उसको लर्न कर सको और जो वीडियोस और जो पीडीएफ्स हो वो हैंडी रहें। चलिए, अब आपको मैं यहाँ पे ब्लैंक स्लाइड्स दिखा रहा हूँ, बिकॉज जिस चीज़ से मैं पढ़ाने वाला हूँ वो मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हैंड रिटन नोट्स जो आपके हैं वो आप शेयर कर दीजिए, जिससे हम लोग को भी जो है समझ में आ जाए। तो मैंने आपको बताया था पहले भी कि जो ये नोट्स हैं वो मैंने खुद बनाए हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आपको मैं अगर शेयर भी कर दूंगा तो वो आपको समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि क्या है कि मैं बहुत सारे शॉर्ट फॉर्म्स और है ना टाइम सेविंग तरीके से नोट्स बनाता हूँ अपने। तो इससे बेटर क्या है कि मैं उसकी एक वीडियो बना दूँ और फिर आपको जो है अपने नोट्स बताऊँ, जिससे आपको समझ में भी आ जाए और वो नोट्स जो है आपके काम के भी हो जाए। ठीक है, तो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन बहुत आसान तरीके से, एमसीक्यूज़ भी कैसे बनते हैं उस थ्योरेटिकल पार्ट से, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन समझ लेते हैं होता क्या है। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है ये थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन के टाइप्स का एक प्रकार है, जिसमें हम लोग बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना पढ़ते हैं। तो हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो नेक्स्ट टारगेट मेरा बायनोमियल और पॉइसन था, तो बायनोमियल में अभी बना रहा हूँ और नेक्स्ट में पॉइसन आपके सामने लेके आऊँगा, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए समझते हैं बायनोमियल में। बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच रखने वाला हूँ यहाँ पे, बिकॉज थ्योरेटिकल पार्ट तो हम सब जानते हैं, पर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है, बिकॉज पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम हो और चाहे एनटीए यूजीसी नेट भी हो, आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अगर आप पेपर 2 के सिलेबस में स्टैटिस्टिक्स हैं तो प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन पहले भी आया है, 2 बार आ चुका है, जून में भी आया है, इवन दिसंबर में भी आया है। ठीक है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप इसके न्यूमेरिकल एस्पेक्ट को भी जो इजी पार्ट ही लेके आए। बहुत बड़े बड़े मैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस नहीं लेके आया, जिससे क्योंकि छोटे क्वेश्चन ही आ सकते हैं, बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन के आने के चांसेस बहुत कम हैं। चलिए बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया, ये एक थ्योरेटिकल डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप है। सबसे पहली चीज़ कि जो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है ये कब यूज़ होता है ना। इससे पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा। सपोज एक यहाँ पे केस है कि आपने एक कॉइन है वो टॉस किया है। ठीक है, अ कॉइन इज टॉस्ड। तो आपको ये बताना है पहली चीज़ कि एक बार आपने जो है वो कॉइन टॉस किया, फिर आपने दूसरी बार कॉइन टॉस किया और तीसरी बार कॉइन टॉस किया। तो इस केस में तो बहुत आसान हो जाएगा हमें ये बताना कि हेड कितनी बार आएगा, टेल कितनी बार आएगा। सपोज मैंने आपको बोला एक बार हमने किया है, तो दोनों की इक्वल प्रोबेबिलिटी है, हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। 2 टाइम किया तो 2 टाइम किया, या फिर 2 हेड आ जाएंगे या फिर 2 टेल आ जाएंगे या फिर हेड या टेल आ जाएगा। 3 बार किया तो ऐसे ही आएगा, या 3 हेड आ जाएंगे या 3 टेल आ जाएंगे, या हेड और टेल आ जाएंगे। यहाँ पे इस केस में जो है आउटकम निकालना आसान हो जाता है। अभी मैंने बता दिया आपको विदाउट एनी कैलकुलेशन कि किस किस तरीके से जो है आपके आउटकम आ सकते हैं। तो इस केसेस में ठीक है, जो आउटकम होता है वो निकालना बहुत इजी होता है। पर आगे जा करके सपोज आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें ये लिखा हो कि अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, 10 बार किसी कॉइन को टॉस किया गया है, 1 या 2 या 3 की अपन बात नहीं कर रहे हैं। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी क्या है ऑफ गेटिंग 7 हेड्स। तो यहाँ पे क्या है कि आपको जो है आसान तरीके से आप लोग नहीं निकाल पाओगे। तो ये क्वेश्चन है कि 10 टाइम्स जो है टॉस किया गया है कॉइन, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि 7 हेड आएंगे। तो इस केस में हम ऐसे क्वेश्चंस में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगाया जाता है। तो मैंने आपको पहले एक आइस ब्रेकिंग सेशन से बताया कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन लगता क्या है। एक बार आपने किया है, 2 बार आपने टॉस किया है, 3 बार आपने टॉस किया है, उस केसेस में बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होता, बिकॉज इन दैट केस इट इज very easy to calculate the outcome. Whereas if such kind of questions are being asked, that if a coin is tossed by 10 times, then what is the probability of getting 7 heads? In that case probability distribution is in that case binomial distribution is used in order to calculate the probability. चलिए अब हम लोग यहाँ, तो मैंने आपको बता दिया ये एक केस है।
अब नेक्स्ट पेज में हम आपको लेके जाते हैं और वहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन किन केसेस में यूज़ होता है। ये आगे जा करके रिसर्च में भी कई बार पूछा जा चुका है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन को यूज़ करने के क्या क्या सर्कमस्टांसेस हैं, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं। तो अपन फर्स्ट एक बना लेते हैं। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एनोटेशन वाली ही आपको प्रोवाइड करूँ, तो इसलिए मैं थोड़ा क्लियर लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। वो तो एग्जांपल्स थे, पर यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि मैं क्लियर लिखूँ। बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ यूज्ड व्हेन, क्या केसेस होते हैं? फर्स्ट, वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज बट फाइनाइट, यू नो, वेयर नंबर ऑफ ट्रायल्स आर टू लार्ज, है ना, बहुत सारे 10 बार हम कॉइन को जो है टॉस कर रहे हैं, पर वहाँ पे आउटकम आपका फाइनाइट हो। फाइनाइट मतलब यहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि 7 हेड्स आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो पहली चीज़ क्या है कि जब नंबर ऑफ ट्रायल्स बहुत ज़्यादा हो, बहुत बार आप जो है कॉइन को टॉस कर रहे हो, पर वहाँ पे फाइनाइट हो कि हाँ या फिर ये आएगा या फिर ये आएगा, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ऐसा कुछ नहीं इसके अलावा। और अगर आप सोच रहे हो कि सर ऐसा भी तो हम लोग पिक्चरों में देखते हैं कि कभी कभी कॉइन खड़ा रह जाता है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो सिर्फ पिक्चरों में ही अच्छा लगता है। समझ में आ रहा है? यहाँ फाइनाइट है कि या फिर यहाँ पे अगर हम 10 बार भी अगर कॉइन टॉस करेंगे तो या फिर वहाँ पे हेड आएगा या फिर वहाँ पे टेल आएगा, तीसरा कोई यहाँ पे चांस नहीं है, तब बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो। तभी यहाँ पे बोल रहे हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल मतलब ओनली देयर आर टू आउटकम्स, इधर हेड और टेल। सेकंड, every trial is independent. Every trial is independent. इसका मतलब क्या हुआ? एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट मतलब ऐसा ना हो कि हम किसी एक कॉइन को टॉस कर रहे हैं एक दूसरे से, दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। सब लोग का, सबके अंदर एक इंडिपेंडेंस हो। कोई ऐसा ना हो कि पहले हेड आया तो इस बार भी हेड आएगा, ठीक है। मीन्स ऑल दी इन एवरी टाइम वेन एवर यू टॉस अ कॉइन, द आउटकम शुड बी इंडिपेंडेंट, है ना। कोई यहाँ पे ऐसा ना हो कि पिछली बार हेड आया तो इस बार भी हेड आने के चांसेस हैं। जितनी बार भी आप करो कि यहाँ बायसनेस नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बिल्कुल भी बायसनेस नहीं होनी चाहिए। तो जहाँ बायसनेस नहीं होती है, एक दूसरे पे जो है ट्रायल डिपेंडेंट नहीं होते हैं, इंडिपेंडेंट होते हैं, उस केस में भी हम बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज़ करते हैं। ये वही सेकेंड। थर्ड, इवेंट्स जो हो रहे हैं, इवेंट्स मतलब या हेड या टेल, इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव। ये देखिए, ये आपका असर्शन और रीज़न भी बन सकता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जो इवेंट्स आने वाले हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो, ठीक है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स वेयर नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स, कुछ कॉमन नहीं है, या फिर हेड आएगा या फिर टेल आएगा, ठीक है। कोई म्यूचुअल एक्सक्लूसिव मतलब किसी एक के आने, कोई एक चीज़ आई है, हेड आई है, तो नेक्स्ट टाइम पे आप ये नहीं कह सकते कि नेक्स्ट टाइम भी जब अपन कॉस करेंगे तो हेड ही आएगा। इट कैन बी टेल ऑल्सो, इट कैन बी हेड ऑल्सो, कुछ भी हो सकता है। यहाँ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब देयर नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स, कोई कॉमन नहीं है कि हेड आया इस बार तो अगली बार भी हेड ही आएगा, ठीक है। इन अदर वर्ड्स, ये क्वेश्चन जो हम लोग एक बार समझ भी चुके हैं। P मीन्स प्रोबेबिलिटी A यूनियन B इज इक्वल्स टू P। इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? हमने तो अभी बोल दिया एक सेंटेंस में नथिंग इज कॉमन बिटवीन टू इवेंट्स, पर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में हम कैसे यूज़ करते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। वाई दिस A एंड B? बिकॉज देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटीज, देर आर ओनली टू पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम्स, ठीक है। तो A यूनियन B इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ B। इसको जब हम क्वेश्चन में पुट करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अभी बस इतना समझिए कि ये एक तरीके से अपन कह सकते हैं दिस इज इक्वेशन नंबर 1। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अगर आपको दिखाना हो, कभी कभी स्टेटमेंट आ सकता है कि इफ इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव देन इट कैन बी डिपिक्टेड एज दिस। इसमें यहाँ कुछ भी गड़बड़ कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होते हैं इवेंट्स, तो हम इसको इस तरीके से प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं हम एग्जॉस्टिव की। एग्जॉस्टिव के लिए हम लेंगे ब्लू कलर। एग्जॉस्टिव मतलब वेयर इवेंट्स आर कंप्लीट इन इटसेल्फ टू फॉर्म द यूनिवर्स, ठीक है। क्या मतलब वो इसका? सर दूसरी लैंग्वेज में बताइए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटी है, या फिर हेड आएगा
या फिर टेल आएगा। ये है एग्जॉस्टिव का मतलब। इवेंट्स आर एग्जॉस्टिव, इसका मतलब ये है या फिर जब भी आप जो कॉइन को टॉस करोगे इट कैन बी ईदर हेड और टेल। अब इसको कैसे आपको डिनोट करना है, पी ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू 1। समझ में आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, देयर इज ओनली टू प्रोबेबिलिटी ऑफ आउटकम्स एंड दे आर हेड और टेल, राइट। तो ये होता है आपका एग्जॉस्टिव का मीनिंग, आपको समझ में भी आना चाहिए। तो ये दोनों चीज़, इसकी बात करूँ चाहे मैं बात करूँ आपकी इसकी, ये दोनों चीज़ें कहाँ यूज़ हो रही हैं, दोनों चीज़ें यूज़ हो रही हैं बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब अगर अपन इसको सॉल्व करें तो सॉल्व कर सकते हैं क्या, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को अगर अपन मिला करके हम सॉल्व करें बाय समराइजिंग दिस टू इक्वेशन, तो यहाँ पे कुछ कॉमन है, यहाँ पे कॉमन है ये दिस पी ए यूनियन बी, दिस एंड दिस इज कॉमन। नेक्स्ट में भी ये चीज़ आ रही है पी ए यूनियन बी। तो जब ये दोनों कट हो जाएंगे तो क्या हम ये चीज़ कह सकते हैं, जितने कलर यूज़ कर रहा हूँ उतने कलर में यूज़ कर सकता हूँ, क्या मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि पी ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आउटकम पूरा पूरा बताते हैं इज इक्वल्स टू 1। क्या हम प्रूव कर सकते हैं इसको, दोनों इक्वेशन को इक्वेट किया तो आपका ये हो गया। ये याद रखिएगा, ये आगे जाकर के काम आने वाला है। और ये सब चीज़ें आप स्क्रीनशॉट लेते रहिए अपनी आंखों के अंदर या फिर लिखते रहिए, बिकॉज ये सबसे ही छोटे छोटे चीज़ों से क्वेश्चन बनेगा और फिर 2 नंबर जो है आपके इससे आपको हासिल हो सकते हैं। चलिए ये हो गए 3, ये थर्ड केस था मैंने लिखा यहाँ पे। अब आ जाते हैं हम फोर्थ केस की तरफ। फोर्थ केस ब्लैक से लिखेंगे अपन जिससे जो है डार्क दिखाई दे। फोर्थ केस क्या है, ध्यान से सुनिएगा पहले, क्योंकि ये एक सेंटेंस है, उसके बाद मैं इसका शॉर्टकट बताऊंगा। एवरी ट्रायल हैज़ ओनली 2 आउटकम्स, ये तो बताने की जरूरत नहीं है। अकरेंस ऑफ वन विल बी नोन एज सक्सेस, अकरेंस ऑफ वन विल बी नोन एज सक्सेस विच इज इंडिकेटेड बाय पी, है ना, क्योंकि 2 ही हैं आउटकम, बायनॉमियल है ना। तो सक्सेस को कैसे रिप्रेजेंट किया है हमने, सक्सेस को रिप्रेजेंट किया है पी से। एंड अकरेंस ऑफ अनदर इज नोन एज फेलियर। जैसे हम पास और फेल की भी बात करें तो सिर्फ 2 आउटकम होते हैं, आप पास हो या फेल हो, वहाँ भी बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन आप यूज़ कर सकते हो। तो सक्सेस को किससे डिनोट किया, सक्सेस को डिनोट किया हमने पी से, और फेलियर को किससे डिनोट किया है, फेलियर को हमने डिनोट किया है क्यू से, राइट, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 2 आउटकम हैं, राइट। अब इसको अगर अपने को एक प्रॉपर क्वेश्चन में अगर इसको कन्वर्ट करना हो या आगे जाकर के इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करना हो कि देयर इज ओनली 2 पॉसिबिलिटी ऑफ आउटकम, दैट इज सक्सेस एंड फेलियर, एंड सक्सेस इज डिनोटेड बाय पी वेयर एज फेलियर इज डिनोटेड बाय क्यू। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू एन। ये थोड़ा हम प्रोबेबिलिटी की तरफ जा रहे हैं बिकॉज बेसिक आपको पता होना चाहिए, ये बहुत ईजी है ना। एग्जाम में आ जाते तो अपन घबरा जाते हैं, ये क्या आ गया यार, पर ये बहुत आसानी से हो सकता है। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिपिक्टिंग दिस पॉइंट एन माइनस आर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू एन। ये अगर आपने परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के बारे में थोड़ी सी नॉलेज है तो आपको ये पता चलेगा, ये हम कंप्यूटेशन की बात कर रहे हैं। तो एन सी आर प्रोबेबिलिटी रेज़ टू पावर आर क्यू रेज़ टू पावर एन माइनस आर, ठीक है। तो ये जो है क्या कह सकते हो आप, फॉर्मूला डिपिक्ट कर रहा है ये इस केस में बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन के केस में कि देयर आर ओनली 2 पॉसिबिलिटीज ऑफ आउटकम इन विच पी इज डिनोटेड एज सक्सेस। ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका सक्सेस और ये हो गया आपका फेलियर, राइट, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन जैसे मैंने बताया हुआ है आपको कि क्या क्या जो है क्वेश्चन अपने को सॉल्व करने हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा फेमिलियर करा देता हूँ एन मतलब क्या है। एन मतलब है नंबर ऑफ ट्रायल्स, नंबर ऑफ ट्रायल्स, ठीक है। आर क्या है, आर इज नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड, जैसे था ना 7 हेड चाहिए अपने को, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन का केस एक बन रहा है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन का केस है ये। तो हमने यहाँ पे लिख दिया आर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड। नेक्स्ट हम आ गए पी। पी बताने की जरूरत है क्या, पी है मतलब आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन 1 ट्रायल, ये ऊपर लिख चुका हूँ दिस, है ना। सक्सेस को डिनोट करें, एक ट्रायल में कितनी प्रोबेबिलिटी है सक्सेस आने की। क्यू मतलब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन 1 ट्रायल, और एन क्या है, एन मीन्स नंबर ऑफ आइटम्स एंड आर इज नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड इन द क्वेश्चन, राइट। चलिए अब आ जाते हैं हम एक सॉल्यूशन की तरफ। वो सॉल्यूशन क्या है, अ कॉइन इज टॉस्ड। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस की पूरी पॉसिबिलिटी है आने की
ठीक है, इसलिए वैसे भी फॉर योर बेसिक अंडरस्टैंडिंग पता होना चाहिए आपको, नॉलेज लेने से अपन उस चीज़ को समझ सकते हैं। अ कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स, आप भी कॉपी वगैरह ले सकते हैं अपने पास। वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स? वट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स? ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, अब इसका हम कर लेते हैं कलर चेंज और यहाँ यूज़ करते हैं हम ब्लैक कलर। तो एन कितना दिया हुआ है आपको? एन दिया हुआ है आपको 10, क्योंकि हमको पिछले वाले फॉर्मूले में पुट करना है ना, क्योंकि आउटकम जो है हमको सब चीज़ें दी हुई हैं जो कि हमको बताया हुआ था, चाहे वो एन हो चाहे वो आर हो। आर क्या है आपका? कितनी है आपको क्या है? आर क्या डिनोट कर रहा था? 6 हेड्स, मतलब नंबर ऑफ सक्सेस रिक्वायर्ड। हाँ, यहाँ पूछ रहे हैं ना व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स, तो ये हो गया आपका 6। अब आया P और Q। अच्छा, आप ये बताइए कि मैंने एक चीज़ बताई आपको, क्या आपको एक चीज़ मैं लिख के बता रहा हूँ, आप बताइएगा क्या आपने ये पढ़ी है? प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ P इज इक्वल्स टू 1। कहीं याद है आपको? ये अभी किया है, अभी पीछे वाली स्लाइड में किया है अपन ने। इसका मतलब क्या है कि जो ये है ये भी 0.5 है, मतलब चाहे वो सक्सेस आए चाहे वो फेलियर आए, चाहे वो हेड आए चाहे वो टेल आए, दोनों को प्लस करके क्या आएगा? 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ दोनों हो जाएगा, चाहे वो सक्सेस है चाहे वो फेलियर है, दोनों हो जाएंगे 0.5 0.5, तभी वो बन के आएंगे 1। इज इट क्लियर? क्योंकि ये क्या है? दीज आर ओनली 2 आउटकम्स। और यहाँ पे आउटकम क्या है? यहाँ पे आउटकम है सक्सेस या फेलियर, यहाँ पे आउटकम क्या है? हेड या टेल। ठीक है, तो अगर ये इक्वल टू 1 है मतलब आपका एक आउटकम का क्या वैल्यू हो जाएगी? 0.5 और दूसरे की क्या हो जाएगी? 0.5, और दोनों को प्लस करोगे तो 1 आना चाहिए, बिकॉज ये हमारी प्रॉपर्टीज़ में है। इसको अपन लिख चुके हैं तो अपन इसको मिटा देते हैं। ठीक है, अब जो है आगे बढ़ते हैं अपन और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सॉल्व कैसे करना है अपने को? सबसे पहले तो अपन जो आपको दिया हुआ है फॉर्मूला उसमें पुट कर देते हैं। 1 सेकेंड, ब्लैक पेन ले लिया, यहाँ मार्जिन खींच लिया अपन ने। क्या दिया हुआ है आपका? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड्स इज इक्वल्स टू 10। एन क्या था? 10। कॉम्बिनेशन आर, आर क्या था? 6। 1/2 हाफ था ना 0.5, तो 0.5 को हाफ लिख सकते हैं 6। ठीक है, कि वहाँ पे भी आर आ रहा था, आई थिंक आपने फॉर्मूला लिखा होगा, इंटू 1/2 n माइनस आर, 10 माइनस 6। देख लिया, वैल्यू पुट कर दी। क्वेश्चन सिंपल से आया कि 10 बार आपने कॉइन टॉस किया है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि 6 हेड आएंगे। ठीक है, चलिए आ जाते हैं अब अपन आगे, इसको सॉल्व करते हैं 10C6 को। तो यहाँ अपन ने किया, मुझे लग रहा है स्लाइड्स कम ना पड़ जाएं, इसलिए मैं छोटे छोटे लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि स्लाइड्स अब इंपोर्ट भी नहीं हो पाएंगी एक बार वीडियो चालू हो गई तो। खैर अगर नहीं भी होंगी तो आगे का जो हमने एग्जांपल दिया वो मिटा देंगे, आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए आ जाते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। थोड़ा देखिएगा, ये मैं आपको प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बता रहा हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6 हेड इज इक्वल्स टू, पहले हम 10C6 को सॉल्व करते हैं। पहले हम किसको सॉल्व करने वाले हैं? 10C6 को। चलो कैसे सॉल्व करना है इसको, आई थिंक आपको आता होगा थोड़ा बहुत। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है? इसको सॉल्व करने का तरीका है n फैक्टोरियल अपॉन n, ये क्वेश्चन उसमें भी आ चुका है, मॉक में भी ऐसा, मैथमेटिकल रीजनिंग में। हाँ, n फैक्टोरियल होल डिवाइडेड बाय n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू आर फैक्टोरियल। चलिए सॉल्व करते हैं। n कितना दिया हुआ है आपको? 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस आर 10 माइनस 6 फैक्टोरियल, आर कितना है आपका? 6 फैक्टोरियल। सॉल्व करिए इसको, मैं यहाँ पे ऐसे को किसी से कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो जाए। सॉल्व करिए, कलर चेंज कर लेते हैं ना। कैसा होगा इसको? 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल। ठीक है, आप मेरी बातों को भी सुनते जाइए, जिससे अगर कुछ गलती हो जाए। वैसे तो मैं दिख रहा है 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 6 फैक्टोरियल कट जाएगा ना। उसके बाद क्या दिया हुआ? n माइनस आर, 10 माइनस 6 कितना होता है? 4 फैक्टोरियल इंटू
6 फैक्टोरियल, तो क्या हुआ, ये 6 फैक्टोरियल यहाँ कट गया, ये दिख ही रहा था ऐसे गोच पोच टाइप, ये कटने ही वाला है। चलो अब आगे आ जाते हैं, इसको 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 डिवाइड बाय 4 फैक्टोरियल को वो करते हैं एक्सपैंड, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 सॉल्व करते हैं। ये गया आपका 3 पे, ठीक है, ये गया आपका किस पे, ये चला गया 4 पे, और ये 4 से यहाँ 4 कट गया, तो कितना हुआ, 3 7 जा 21, 21 इंटू 10 कितना होता है, 210। इज इट क्लियर? तो ये सॉल्व पार्ट हो चुका है हमारा, ये वाला पार्ट जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट हमारा सॉल्व हो गया है, राइट। अब बचा है आपका 1/2 रेज़ टू पावर 6 इंटू 1/2 रेज़ टू पावर 4, और जब बेस सेम होता है तो पावर्स क्या हो जाती हैं, ऐड। इसको एक बार कर लेते हैं यहाँ पे, 1/2 6, 1/2 4, 2 10, बेस इक्वल है पावर्स प्लस, क्या हो जाएगा 1/2 6 + 4 10। सो दिस इज योर आंसर। इज इट क्लियर? तो ये हमने क्वेश्चन एक सॉल्व किया, और वो वाली जो प्रॉपर्टी थी फोर्थ वाली, उससे हमको, ये बेसिक क्वेश्चन है, ये बिल्कुल आपसे पूछा जा सकता है, कोई हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चन नहीं था ये, बिल्कुल क्वेश्चन ये आ सकता है। मल्टीप्लाई करके आपको काटा पीटी तो करनी है, ये तो वैसे भी मैथमेटिकल रीजनिंग में अपन करते हैं, तो ये आंसर आपको ऐसे करके दिया होगा, ठीक है, और आप जो है अपने हिसाब से सॉल्व करके आओगे। चलो अब आ जाते हैं हम, ये जो 4 प्रॉपर्टीज़ थी हम समझ गए कि कब कब हमें यूज़ करना है। चलिए अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ प्रॉपर्टीज़, और यहाँ से क्वेश्चन गारंटीड बनते हैं, तो आप अपने होशो हवास में आ जाइए। ब्लैक कलर इस यहाँ पे आ चुका है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। फर्स्ट प्रॉपर्टी, मीन इज इक्वल्स टू NP। मीन क्या है, मीन मीन्स, मीन जो हम कैलकुलेट करेंगे बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, वो कैसे आएगा, n इंटू पी। अब क्या है, सपोज पिछले वाला क्वेश्चन ये अपन लेते हैं, तो n कितना दिया हुआ है आपको, n दिया हुआ है आपको 10, आई थिंक आपको याद होगा, p कितना दिया होता, हाफ, ठीक है। तो अगर हमको मीन निकालो, मीन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम, म्यू से, तो 10 इंटू 1/2, तो यहाँ मीन कितना आ जाएगा आपका 5, राइट। तो यहाँ फॉर्मूला देख लीजिए, मैंने आपको कैलकुलेशन पार्ट भी करा हूँ, जिससे कैलकुलेशन कभी कभी याद रह जाती है अपने को। तो n इंटू पी इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट मीन इन बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। वेरियांस करते हैं तैयार, NPQ इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग वेरियांस अंडर बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। और वेरियांस को कैसे डिनोट करते हैं अपन, स्टैंडर्ड डिवीजन का स्क्वायर। तो स्टैंडर्ड डिवीजन की बात भी कर लो भैया, स्क्वायर उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट ऑफ NPQ। ये फॉर्मूलेज हैं आपके, ये आपको कंठस्थ करने हैं, याद करने हैं, बिकॉज जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब ये तो आप सॉल्व कर लोगे, NPK वगैरह है ना, n दिया है 10, p और q कितना दिया था, हाफ हाफ, तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा, इसको रूट निकालोगे तो आंसर आ जाएगा। तो ये आपके पास चीज़ें दी हैं, मैंने बता दिया p मतलब क्या है, q मतलब क्या है, अब अपने आप सॉल्व कर सकते हो। अब जो बताने की चीज़ें वो बता रहा हूँ, और बताने वाली चीज़ों को हम गूढ़ा लाल यूज़ करते हैं उसकी जगह। वेरियांस इज ऑलवेज लेस देन मीन। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग अपनी आंखों में ले लो, ये बिल्कुल क्वेश्चन आ सकता है। वेरियांस जो होता है वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में हमेशा मीन से छोटा होता है। समझ में आया आप लोग को? एवरी केस जो वेरियांस है, जैसे कि अगर पिछला वाला क्वेश्चन ये अपन देखें, तो पिछले वाले क्वेश्चन में मीन कितना आया था आपका, 5 आया था। और तब इसको कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पे छोटा छोटा कर लेते हैं, आपको प्रूफ करना बहुत ज़रूरी, तभी मैं दूसरा कलर यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अपन ने किया 10 इंटू हाफ, ये ना पी और क्यू हाफ था, इसको सॉल्व किया तो कितना आया आपका, इसको सॉल्व किया तो आया आपका, ये कितना 10 पे तो आया आपका 2.5, तो 2.5 तो आपका वेरिएंस आ गया। पर यहाँ पे हमको स्टैंडर्ड, हम वेरिएंस की बात कर रहे हैं, वेरिएंस कितना है आपका, यहाँ पे सॉल्व किया तो आया 2.5, और स्टैंडर्ड डिवीजन की बात करेंगे तो उसका रूट निकाल दोगे तो आ जाएगा आपका 1.58। अब यहाँ पे कितना है वेरिएंस 2.5, मीन कितना है 5, तो वेरिएंस छोटा है मीन से, बिल्कुल छोटा है, ठीक है। तो यहाँ हमेशा जो वेरिएंस है वो मीन से छोटा होता है। नेक्स्ट जो है प्रॉपर्टी, variance will be highest
आई थिंक आपको मेरी राइटिंग समझ में आ रही होगी, विल बी हाईएस्ट, और अगर नहीं भी आ रही तो आप अपने नोट्स बना सकते हैं, मैं सेंड कर दूंगा इसको। व्हेन वेरिएंस कब हाईएस्ट होता है? व्हेन P इक्वल्स टू Q इक्वल्स टू 0.5। जब P और Q दोनों 0.5 हैं और दोनों बराबर हैं, P भी 0.5 है, Q भी 0.5 है, तो वेरिएंस उस केस में होगा हाईएस्ट, सबसे ज़्यादा होगा उस केस में वेरिएंस। ठीक है, जब P भी 0.5 है, Q भी 0.5 है, तो उस केस में आपका जो है वेरिएंस होगा हाईएस्ट। सॉल्व करते हैं। सपोज यहाँ पे दिया हुआ है n P के फॉर्मूला था ना, तो n P कितना दिया हुआ है? 1/2। 0.5 को अपन हाफ लिख सकते हैं, 1/2 बिल्कुल, 1/2 यहाँ लिखा, तो n इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया n डिवाइड बाय 4। तो जब P और Q 0.5 हैं तो उस केस में क्या होगा? जब P और Q दोनों 0.5 हैं तो वेरिएंस होगा आपका n/4। जैसे कि देखिए यहाँ पे, क्या इसमें भी हाफ हाफ थे? तो यहाँ पे भी तो कितना आया आपका? 2.5 आया। कोरिलेट करिए, यहाँ पे भी तो हाफ हाफ था, हाफ हाफ था, तो मतलब यहाँ पे हाईएस्ट कितना है? मीन यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए। जब P और Q दोनों 1/2 हैं तो हाईएस्ट वेरिएंस कितना होगा? हाईएस्ट वेरिएंस होगा 2.5। ये देखिए, ज़्यादा घिचपिच नहीं कर रहा हूँ, जैसे समझ में आए जब मैं आपको एनोटेशन वाली PDF निकाल के दूँ तो। इज़ इट क्लियर? आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आ जाते हैं हम अपने नेक्स्ट और एक फाइनल पार्ट की तरफ, और यहाँ हम बात करते हैं मोड की, क्योंकि मोड जो है वो बुरा मान गया है। अब मोड को निकालने का क्या तरीका है सर? बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में मोड कैसे निकालते हैं? ब्लैक से, ब्लैक कलर आ जा, n+1 p, ये फॉर्मूले याद होंगे, क्वेश्चन में आ जाएगा मोड निकालो आप। अब आपको पता ही नहीं होगा फॉर्मूला तो क्या होगा? 2 नंबर खो बैठोगे आप, 2 नंबर से आपको पता है कि क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे मोड निकालने के 2 तरीके हैं। पहला, जब आपका जो आंसर है वो इंटीजर में आ रहा है, इंटीजर मतलब नॉन डेसिमल में आ रहा है, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है, और दूसरा होगा आपका नॉन इंटीजर। अगर आपका आंसर पॉइंट में आ रहा है तब क्या करना है आपको, समझ में आ रहा है? जब आपका आंसर नॉन डेसिमल में आ रहा है, मतलब एक नंबर आ रहा है 3, 4, 7 ऐसा करके, तो उस केस में आपके बाई मॉडल निकलते हैं। यहाँ से भी बन जाएगा क्वेश्चन, तब होता है आपका बाई मॉडल। जब आपका मोड जो होता है वो इंटीजर में होता है तो उस केस में क्या बाई मॉडल होता है? क्या वहाँ पे 2 मोड होते हैं? तो आंसर होगा आपका ट्रू, बिल्कुल वहाँ पे 2 मोड होते हैं उस केस में। और 2 मोड को अगर निकालें तो एक मोड निकालने का फॉर्मूला है यही n+1 ब्रैकेट p, और दूसरे का निकालने का फॉर्मूला है n, इसको हम बाद में करेंगे आगे, n+1 ब्रैकेट p-1। अच्छा, इसको यहाँ ब्रैकेट मत लगाइए, ये बाहर ही आपको समझ में आएगा, थोड़ा सा मैं कर लेता हूँ, उससे कन्फ्यूजन ना क्रिएट हो। यहाँ मैं इसको मिटा रहा हूँ, इस वाले ब्रैकेट को। अब सही है बिल्कुल, ठीक है। यहाँ पे मतलब कुछ भी करके आपको जो भी आंसर आएगा, इसमें, इस वाले में, उसमें से अगर -1 कर देंगे तो आपका दूसरा वाला मोड निकल जाएगा। सर अभी तक तो प्रूफ करवाते आए हैं तो आगे भी करवाएंगे। सपोज आपको n दिया हुआ है 9 और p दिया हुआ है आपको 1/2। सॉल्व करिए, मोड निकालिए, n+1 p। क्या ये था फॉर्मूला मोड का? बिल्कुल था। n कितना है जी? n है आपका 9+1, और p कितना आपको दिया हुआ है? 1/2। अब यहाँ पे किया, 9+1 कितना होता है? 10 इंटू 1/2। इंटीजर में आंसर आ रहा है, ये 5 पे गया तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट मोड। दूसरा मोड क्या होगा? पूरा निकालने की जरूरत है नहीं, -1 कर दो तो कितना आएगा दूसरा मोड? 4। इज इट क्लियर? ये जब आपको दिया होता है, इंटीजर में आंसर आ रहा है, इंटीजर मतलब सिंगल वैल्यू, पॉइंट में आंसर नहीं आ रहा है तो ठीक है, तब हम ऐसे निकालेंगे मोड इन केस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। चलिए लास्ट स्लाइड, और हम बिल्कुल सही चल रहे हैं, मिटने मिटाने का कोई केस ही नहीं हुआ। नॉन इंटीजर हो तो क्या करेंगे अपन? नॉन इंटीजर मतलब पॉइंट में आंसर आ रहा है तो उस केस में सबसे पहली चीज़ तो क्या 2 मोड निकलते हैं? इससे पहले 2 मोड निकल लेते हैं इंटीजर में, यहाँ पे सिंगल मोड होता है, सिंगल मोड। मोड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? मोड को रिप्रेजेंट करते हैं अपन z से। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ, इसको मैं प्रूफ करूँगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर, ऐसे मोड निकालते हैं यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर इन n+1 ब्रैकेट p। फॉर्मूला यही है, n+1 ब्रैकेट p।
पर यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे। एग्जाम्पल अपन रेड कलर से करते हैं। n दिया हुआ है आपको, छोटा सा है 10, p दिया है आपको 1/3, ठीक है। अब फॉर्मूला यही है n+1 ब्रैकेट p। अब इसको सॉल्व करते हैं, बीच में डंडा खींच लेते हैं एक। इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, n कितना दिया हुआ है आपको 10+1, p कितना दिया आपको 1/3 दिया हुआ है। अब क्या करोगे आप, 11 × 1/3, कितना आंसर आ रहा है इसका? आंसर आ रहा है, एक सेकेंड निकाल देता हूँ मैं, 3.67। अब आया डेसिमल में, बिल्कुल आया 3.67। इस केस में सर मोड क्या होगा? इस केस में ग्रेटेस्ट इंटीजर 0.67 है कि 3 है? 3 है, तो मोड विल बी 3। कहानी खत्म। समझ में आया? ऐसे निकालना है आपको। जब भी ऐसा केस आ रहा है कि आपका नॉन इंटीजर है, मतलब डेसिमल में आ रहा है, तो आपको फॉर्मूला सेम है, ज़्यादा फॉर्मूला में जूझने की जरूरत नहीं है। पिछले में भी नहीं है, पिछले में -1 कर दोगे तो दूसरा मोड निकल आएगा। तो n+1 ब्रैकेट क्लोज p, तो आपका आया 3.67। 3.67 बड़ा कौन सा है? पॉइंट थोड़ा छुप गया तो मैंने यहाँ लिख दिया। तो 3 बड़ा है कि 0.67 बड़ा है? तो यहाँ 3 बड़ा है, तो आपका मोड हो गया बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में 3। चलिए, इसी के साथ हमारा बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होता है। मैंने आपको कुछ कॉम्बिनेशन के कॉन्सेप्ट समझाए, कुछ प्रॉपर्टीज़ समझाई। ये प्रॉपर्टीज़ मैंने चुनी क्यों है? बिकॉज ये रेलेवेंट है MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा। समझ में आ रहा? तो आपको बिल्कुल इसको फोकस करना है और ध्यान में रखना है, बिकॉज इससे क्वेश्चन आ जाते हैं और इतने ईजी होते हैं इसके फॉर्मूले छोटे छोटे, और अपन कन्फ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का नाम सुनते ही कि क्या जहर है। तो अपन को बिल्कुल इसको अगर आप अच्छे से समझ लोगे तो आपको कोई भी क्वेश्चन आएगा उसको सॉल्व कर सकते हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज़ हो, चाहे उसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। ये दोनों चीज़ एक बार वापस देख लीजिएगा, क्योंकि इससे क्वेश्चंस आते हैं स्टैटिस्टिक्स में, और वैसे भी आगे जा करके रिसर्च वगैरह में भी आपको इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। सो दिस वाज टुडेज़ वीडियो। देखा, ऐसे करते करते मैं कोशिश करूँगा कि आगे जा करके पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी मैं लेके आऊँ, बिकॉज ये ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। ठीक है, सो अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।